बोलिएगा जी। नमस्कार। तो चलिए आते हैं विषय पर आपको जानकारी देने के लिए कि जो ये अग्निपथ योजना या अग्निवीर जो उस सैनिकों को कहा जाएगा, ये इससे क्या देश को लाभ है और क्या देश को हानि है। हम सतही तौर पर इसके हानि भी जान जा रहे हैं और सतही तौर पर लाभ भी जान जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के थोड़ा पन्नों को पलटें तो यहाँ देखेंगे हम कि हमारे पास एक बहुत लड़ाका था अच्छा, जिसका नाम था पोरस और उसका दूसरा नाम था प्रवर्तक। ये बहुत अधिक राष्ट्र प्रेम रखता था, बहुत अधिक। यह विश्व विजेता सिकंदर से लड़ा था। इसका युद्ध हुआ था सिकंदर महान से, जो सिकंदरिया यानी यूनान का रहने वाला था। इस युद्ध में पोरस जो है वो हार गया था। हारने के बाद जब उसको रखा गया, सामने लाया गया, तो जानते हैं क्या हुआ कि उसने एक ही जवाब दिया। सिकंदर पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो बोला एक राजा दूसरे राजा के साथ जो करता है वही करो। बोला मैं समझा नहीं, अब तो मेरा वध कर दो, क्योंकि हार कर मैं जीकर क्या करूंगा। सिकंदर बड़ी खुश हुआ और कहा कि हम अपने समस्त सैनिकों में सबसे ज्यादा सैनिक योग्यता तुम में देखते हैं और इसलिए तुम्हें मारकर इस पृथ्वी को एक वीर सेना खोना है, क्योंकि तू अपने जब राष्ट्र के प्रति ईमानदार है तो मेरे प्रति भी ईमानदार होगा। इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, तुम मेरे साथ हो जा और मेरे सेना में तुम्हारी भर्ती हो जाए। हो गया, सिकंदर ने भर्ती कर लिया। पूरा ईमानदारी से सेवा करते रहा सिकंदर का। हाथी एक मालिक के पास रहती है ना, तो उसी मालिक की बात मानती है और जैसे ही दूसरे मालिक के पास पहुंचती है फिर उसका हो जाती है। लेकिन कुत्ते जो होते हैं ना, वो एक जो पाल लेगा ना, अगर दुत्कारे भी डांटे भी दूसरा पालेगा, अच्छा खाना भी खिलाएगा, लेकिन पहले वाले के पास ही आएंगे। उनमें उतनी ज्यादा कर्मठता नहीं होती है, स्वामी भक्त माने जाते हैं। तो प्रवर्तक ने ये दिखा दिया कि हम योग्य हैं। फिर अनासेक्रेटस, एरिस्टोबुलस जो उसके साथ आए थे विद्वानों ने लिखा है, उनकी पुस्तक है कि आखिर भारत में जब इतने वीर जन्म लेते हैं तो भारत के हार का कारण क्या है। इस चीज को जस्टिन भी लिखा है, स्ट्रेबो भी लिखा है, प्लूटार्क भी लिखा, ये सब यूनान के विद्वान हैं। तो भारतीयों के हार का कारण है कि देश की रक्षा का भार चंद जातियों पर ही है, शेष लोगों पर नहीं है। अतः भारत को कभी भी आक्रमण करके जीता जा सकता है। सिकंदर तो लौट गया, क्योंकि धनानंद की विशाल सेना, हस्ती सेना सुना था। वह झेलम के पास पोरस से लड़ा था और ब्यास के पास से लौट गया। वह आगे नहीं बढ़ा, पीछे लौट गया। लेकिन उसका सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस। आप लोग ये नाम पढ़े होंगे, सेल्यूकस। ये सेल्यूकस जो था, जब वहां मर गया सिकंदर, तो कहा कि भारत में तो बहुत धन है, वहां क्यों नहीं आक्रमण किया जाए। तो लगातार भारत पर 2 बार आक्रमण किया। पहले आक्रमण में वो अफगानिस्तान वगैरह को जीता और दोबारा जैसे ही भारत के सीमा के पास पहुंचा, धनानंद के स्थान पर यहां चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका था।
और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में पूरी तरह सभी जाति के लोग थे। मध्य प्रदेश के आंभी जनजाति के लोग थे, सॉरी संबा। आंधी जो था कंधार के, उसके भी कुछ सैनिक थे। कुछ ये प्रवर्तक के जो है वो पहाड़ी लुटेरे थे। तो जब सभी जाति के लोगों को अपने सेना में भर्ती कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य, तो ताकतवर हो गया, एक विशाल सेना हो गई। 6 लाख सेना की संख्या चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। अतः सेल्यूकस को बॉर्डर पर ही रोक दिया और हरा दिया। यह साबित करता है कि भारत में किसी एक जाति के पास शक्ति नहीं है, सभी जातियों के पास है। सभी जातियों में वीर सपूत जन्म लेते हैं, सम्मिलित ताकत है। इसको सिद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना में भर्ती करके। और फिर न केवल सेल्यूकस को हराया, बल्कि उनके पुत्री हेलेना से विवाह भी किया। अब ये चीजें जो है विश्व के इतिहासकार मेगस्थनीज ने लिखा है, जो उसके दरबार में आया था इंडिका नामक पुस्तक में। हालांकि मूल इंडिका नहीं मिली है, इसको यूरोपीय विद्वान उदाहरण के रूप में लिखे हैं, लेकिन सबके उदाहरण प्रमाणिक है। तो वहां स्पष्टता है कि भारत में जो भी जन्म लेते हैं सब ताकतवर है, सब में वीरता कूट कूट कर भरी होती है। लेकिन केवल क्षत्रियों के ऊपर देश का भार सौंप कर यहाँ के रीति रिवाज भारत को कमजोर करती है। अन्य जातियां युद्ध करना अपना कार्य नहीं समझती। अतः ऐसी स्थिति में क्षत्रियों की संख्या कम है। वो तो प्रशिक्षण में ही तीर चलाना, भाला चलाना, गरासा चलाना, छत्राणियां भी प्रशिक्षण में ही अपने समस्त समय गंवा देते हैं। अतः उनकी आबादी नहीं बढ़ पाती। दूसरा कि कम उम्र में ही वो शहीद हो जाते हैं, इसलिए भी वो कम है। तो क्यों नहीं भारत पर आक्रमण करके आसानी से जीता जाए, क्योंकि बाकी जातियां मुख्य दर्शक बनी रहती है। और यही कारण था कि जब उसने लिखा इंडिका को, तो उधर से शक आ गए, भारत में जीत लिए, 5 गो क्षत्रप स्थापित कर लिए। कुषाण आ गए, भारत को जीत लिए। कनिष्क ने तो पटना तक आके लूटा था। कनिष्क जो यूनान का रहने वाला था, वो पटना तक आक्रमण करके जीत जाता है, प्रमाण है उसका। महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र ले गया था यहां से लूट कर। तो इस तरीके से वो पटना तक आ जाते हैं, तो शक आ जाते हैं, कुषाण आ जाते हैं, पहल्लव आ जाते हैं, पार्थियन आ जाते हैं, ग्रीक आ जाते हैं, इंडो ग्रीक, जिसको बैक्टीरियन भी कहते हैं, लगातार आक्रमण करते हैं। और इस प्रकार भारत में क्षत्रियों के अलावा सारे वीर अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं रोक पाते। उसके बाद हून आते हैं, हून भी भारत के सत्ता पर नियंत्रण कर लेते हैं। और इस तरीके के नियंत्रण से, थोड़ा गेट बंद कर दीजिए आप लोग, वो और ये, चूंकि थोड़ी देर में पुलिस आएगी। तो खिड़की नहीं, गेट नीचे का मेन गेट भी बंद कर दीजिए, एक वो छोटा खुला रहने दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि बगल में मार हो रहा है, कहीं छुरी चक्कू हुआ होगा, तो वैसी स्थिति में हम लोग नहीं छुड़ाने जाते हैं कि कई बार छुड़ाने गए हैं तो उल्टा हम ही लोगों पर केस लाद दिया है। कई बार गए हैं, एक बार आग लगा था, आग बुझाने गए हम, तो अग्निशमन लेकर पूरा ऐसे ऐसे फायर किए, तो वहाँ हो गया कि हमारे टेलीविजन को गंदा कर दिए। तो कार्बन फेंकता है पूरा का पूरा, तो हमारा टेलीविजन खराब कर दिया, उसका आग बुझाया, केस लाद दिया हम पर। टीवी देना पड़ा किन के, तो बड़ा डर के रहते हैं हम लोग। सीधे हर जने एक्ट लगाता है, वो चाहे जो हो जाए। तो भैया हम डर के मारे नहीं सुनते। फिर वो एक हो जाएंगे, शाम तक एक हो जाएंगे। अभी लगा लिए होंगे कुछ भोरे भोरे,
इसलिए लगा शाम तक छोड़ा दीजिएगा, किसी को छोड़ाने में एक थप्पड़ मार दिए अगर तो अपर केस निश्चित कर देगा, इसलिए डरे हम लोग नहीं जाते हैं। क्या करें, कई बार हुआ है हम पर। तो मैं बता रहा था वैसे ही कि भारत में जो है वो शक, कुषाण, पहलव, पार्थियन, होन, ग्रीक, इंडो ग्रीक पूरा भर गए और शासन करे। उसके बाद आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम आ गया, गजनवी 17 आक्रमण किया, गोरी 17 आक्रमण किया, फिर मंगोल आक्रमण किए। मंगोलों के टोटल भारत में 108 आक्रमण है अलग अलग काल में। कौ फ्री में आते थे कि लूट के ले जाते होंगे भारत का, लूटते रहे। फिर मुगल आ गए, फिर पुर्तगाली आ गए, फिर डच डेनिश आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। क्रम भले इधर उधर मैं बोल रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि सारी यूरोपीय शक्तियां जो आना थी आ गई और लूट के ले जाती रही। और आज भी विदेशी डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को लूटने में लगे हैं। एक छोटी सी मैटर क्या निकला, भारत का कानून है वाक स्वतंत्रता का अधिकार। बार बार नुपुर शर्मा ये बात कह रही है कि मैंने किसी धर्म के आस्था को कोई भी नुकसान पहुंचाना उद्देश्य नहीं था। मैंने तो डिबेट के दौरान कहा कि जब मेरे देवताओं के और मेरे कृष्ण भगवान के प्रति इतना अपशब्द बोलते हो तो आप बताओ कि तुम्हारे महिलाओं का क्या सम्मान किया। मेरा उद्देश्य था कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, नॉट ए क्रिटिसाइज ऑफ मोहम्मद साहब। इसके बावजूद भी क्षमा नहीं किया गया। उसमें इतनी गंदी गंदी गालियां भेजी गई कि खुद उन्होंने मोबाइल पर दिखाया 70,000 गालियां गई थी, जान से मारने की धमकी, और विश्व के 97 देश विरोध में आ गए। हमारे यहाँ भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 क में स्पष्टतः लिखा है वाक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वाक स्वतंत्रता में भी हम डिबेट में ही बैठे हैं, और डिबेट में एक शब्द निकल गया अगर उसको तोड़ मरोड़ करके वो बार बार क्षमा भी मांग रही है कि मैं किसी की भावना को क्षति नहीं पहुंचाना उद्देश्य था, फिर भी यदि किसी की भावना को थोड़ी भी ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा एक उदाहरण देना उद्देश्य था, फिर भी इतनी गालियां कि 70,000 में से उसको गया। और इस देश के लोग मुख्य दर्शक बना हुआ है, विदेशों से धमकी आ रही है। तो सरकार ने सोचा, देखा कि कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में नमाज पढ़ के ये 5,000 नमाजी कितनी गोपनीय मीटिंग किए थे कि इसकी हवा तक प्रशासन को नहीं लगी। एकाएक निकलते हैं, सबके हाथ में लाठी डंडा रहता है, और वो सरल समाज के लोगों को, बिल्कुल आम जनता को, साधारण लोगों पर पत्थर चलाने लगते हैं, स्त्रियों के गहने छीनने लगते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, कानून सीधे अपने हाथ में ले लेते हैं। कोई अगर बोलता है तो भारत में क्या कानून नहीं है? क्या उसको मुकदमा के माध्यम से सलटाया नहीं जा सकता था? आपके मकबूल फिदा हुसैन एक बहुत अच्छे पेंटर थे, उन्होंने तो कुछ ऐसी चित्र बना दिया था जिसको कहने लायक नहीं है। दुर्गा जी की नंगी चित्र, अरे दुर्गा जी का मैंने एक स्त्री, वैसे ही मैं कहना नहीं चाहूंगा, थोड़ा पाप लगेगा, शेर के द्वारा रेप करते हुए, महादेव को बसहा द्वारा रेप करते हुए, हनुमान के द्वारा किसी और को दुर्व्यवहार करते हुए, ये पूरे चित्र बनाए गए थे और बनाकर भारत ने उसे सुरक्षा दी। आज वो ब्रिटेन में है, अब नहीं रहा।
तो कहने का यहां अर्थ है कि एक आपका चित्रकार और कहीं हंगामा नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ, भारत सरकार लोगों को शांत कर दी। तो जब आप दूसरे के भावना को कदर नहीं करते हो तो आपकी भावनाओं को भी तो थोड़ा ना थोड़ा कोई ठेस पहुंचाएगा ही। अब यहां कमजोरी ये नहीं है कि सरकार की कमजोरी है, क्योंकि जनता जब दूसरे समुदाय का आंदोलन पर आती है, अगर दूसरी जनता भी मजबूत रही तो आंदोलन पर नहीं आएगी। ये हर बार देखा गया कि जब पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और भारत के पास भी परमाणु बम है तो कहां युद्ध हो रहा है? दोनों को डर है सर्वनाश का। तो वही चीज है कि भारत के जो हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं, ये अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ है। आज से नहीं देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे, कौन सा अपराध कर दिए थे कि पूरा दिल्ली जल गया गणतंत्र दिवस के दिन। CAA बना, ये तो भारत के मुसलमानों के लिए कानून नहीं था, फिर भी शाहीन बाग जैसे पूरे देश में दुर्घटना होने लगी। पूरा सड़क करीबन 3 महीना तक जाम रखा गया। क्यों? तो इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हिंदू का, सनातनी का कमजोर होना। अब ये सनातनी केवल पुलिस के तरफ निगाह डाल के देखते रहे, केवल मिलिट्री के तरफ निगाह डाल के देखते रहे, और आज से करीबन 2500 वर्ष पहले से अक्रंता भारत में लगातार आक्रमण करते जा रहे हैं। अलग अफगानिस्तान बना लिए, अलग पाकिस्तान बना लिए, अलग बांग्लादेश बना लिए। अब क्या क्या दे दोगे? कश्मीर पर भी उनका नियंत्रण है। तो भारत सरकार इसको महसूस की है। जम्मू कश्मीर में मात्र 4 लाख सेना हमारी है। 4 लाख सेना जम्मू कश्मीर को पूरी सुरक्षा दे रही है, लेकिन 12,1991 में विस्थापित जम्मू कश्मीर से ब्राह्मण दिल्ली आ गए। क्यों? क्योंकि उनको अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। न उनके अंदर हिम्मत थी, न उनके अंदर जिम्मेवारी थी, न यूनिटी थी। अगर 12 लाख एक दिन कम्युनिकेट करके रहना चाहते तो कोई माई का लाल नहीं था कि कश्मीर से उनको बाहर कर दे। लेकिन एकता के अभाव था, प्रशिक्षण के अभाव था, अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो आज देखिए दिल्ली में आकर रोड के किनारे किसी ढंग से जी रहे हैं, ऊन बेच रहे हैं, कंबल बेच रहे हैं। आश्चर्य होता है, देश के लोग ही देश में विस्थापित है और भगा दिया पाकिस्तान समर्थित कश्मीरियों ने। तो आप समझो, यहां राजनीति से थोड़ा ऊपर उठो। यहां मोदी का निर्णय नहीं है, अमित शाह का निर्णय नहीं है। इस निर्णय के पीछे वो जानते हैं कि सेना से संबंधित निर्णय लिया गया है, और पड़ोसी देश में जब सेना बगावत करके लोकतंत्र का गला घोंट सकती है, वहां सैनिक तानाशाही कई बार पाकिस्तान में स्थापित हुआ। तो भारत में भी सेना ऐसा, अगर सरकार गलत निर्णय ले रहती तो सेना कर सकती है, लेकिन सेना के बड़े बड़े ऑफिसर को, नरवणे साहब को, अन्य तीनों सेना के अध्यक्ष को, उनके बड़े बड़े ऑफिसर को बुलाकर जरूर बैठकें हुई होगी, क्योंकि प्रशासन ऐसे एक बार भी मनगढ़ंत निर्णय नहीं लेता है, कोई मनबे नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये निर्णय लिया गया होगा, विचार हुआ होगा, मंथन हुआ होगा, और तब जाके ये अग्निपथ योजना और उनके सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अब आप आंदोलन के कारण ये नहीं है कि आपको 4 साल के लिए नौकरी होने जा रही है। समझदार समझ रहा है कि यहां सरकार की नियति क्या है। सबसे पहले तो अभी सरकार कुछ भी अगर करेगी
तो कुछ देश में ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं जो उस हर नीति का विरोध करेंगे। उनका काम ही है बस विरोध करना और हर बार पत्थर मारना। अब कश्मीर से पत्थरबाज दिल्ली आ गए, कानपुर आ गए, छपरा आ गए। तो ये पत्थरबाज कोई छात्र नहीं है, इतना मैं कंफर्म हूं। ये छात्र के उम्र के, छात्र के पोशाक में मन बहके हुए पाकिस्तान समर्थित लोग, इसमें कुछ ही छात्र हैं। क्योंकि भारत के सपूत भारत के खिलाफ ट्रेन में आग लगाएंगे, ये संभव नहीं है। भारत के सपूत पुलिस के खिलाफ पथराव करेंगे, ये संभव नहीं है। वो जरूर किसी न किसी दूसरे देश के द्वारा समर्थन प्राप्त किए हैं। अब रही बात कि इससे फायदा क्या होता, पहले ये सोचना चाहिए था। फर्स्ट, कि जल्दी जल्दी नौकरी होगी। मान लीजिए इस साल बहाली अगर 1 लाख लोगों का हुआ, अगले साल फिर 1 लाख लोगों का हुआ, क्योंकि वर्ष में 2 बार बहाली निकलेगी, ये सरकार ने आदेश दे दिया। और 44,000 की बहाली अगले 130 दिन में निकल ही जाएगी, 4 महीना में सरकार ने घोषणा भी कर दिया, बहाली निकल भी जाएगी, ये भी घोषणा हो चुका। तो मान लीजिए 1 साल में 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में, चौथे साल में तो 5-4 लाख। ऐसे अगर हर साल 1-1 लाख बहाली अगर सरकार करना शुरू करे, क्या 1 लाख से बेरोजगारी देश की खत्म होगी? उनको रिटायरमेंट न भी दे तो, और यदि वो 16 साल ड्यूटी करेंगे तो हमारे सेना के पास कितने सैनिक हो जाएंगे? 16 लाख। और पहले के ऑलरेडी 13-14 लाख हमारे पास है, तो 30 लाख हमारे पास सैनिक हो जाएंगे। और जब अभी हमारे बजट से एक मोटी रकम सेना, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके रख रखाव, उनके पेंशन, उनके दवा, उनकी कैंटीन व्यवस्था, उनके कपड़ा लत्ता, उनके काफी प्रोटीजेनियस भोजन पानी, उनके लिए गोला बारूद, बुलेट प्रूफ, सब खरीदने में अच्छी खासी रकम जब जा रही है, एक देश के गरीब जनता का ही पैसा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री अपने घर से कुछ नहीं लगाते हैं। और ये संख्या अगर बढ़ाकर हम 30 लाख कर दें तो सोचिए कि देश पर कितना बड़ा बोझ बढ़ेगा। कहां से पैसा लाया जाएगा जो उनको वेतन दिया जाएगा? फिर अगर 16 साल में हम अगर 30 लाख लोगों को भर्ती कर लेते हैं तो पेंशन की राशि भी तो बढ़ेगी। तो इस खर्च को चलाना एक कठिन हो जाएगा। इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है कि नहीं, 5वां साल 1 लाख हट जाएंगे और फिर नया बहाली होंगे, 6ठा साल फिर 1 लाख हट जाएंगे, नया बहाली होंगे। तो इस ढंग से मान लीजिए लगातार 4 साल में 4 लाख बहाली हुए, तो 14 और 4 18 होंगे, या 13 होंगे तो 17 ही लाख रह जाएगी हमारी सेना। और इस प्रकार नियमित रूप से पूरे जिंदगी भर बहाली होते चलेगा, हर साल 1 लाख, हर साल 1 लाख, क्योंकि 1 लाख आएंगे 1 लाख जाएंगे, 1 लाख आएंगे 1 लाख जाएंगे। अब रहेगी कोई भी व्यक्ति अगर 26-27 साल की उम्र में रिटायर होता है तो आपको क्या लगता है कि उसका लाइफ खत्म? ऐसा तो कुछ नहीं है। कई लड़के तो 26 साल में ग्रेजुएशन और पीजी करके तब तैयारी शुरू करते हैं, लेक्चररशिप का, बीपीएससी का, आईएएस का। तो वो कैसे समझ लिए कि सेना से आएंगे तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? वो आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। 32 साल तक सामान्य जाति का, सेना का 5 साल का छूट अलग मिलता है, तो 32 से 5 37, यानी सामान्य जाति का भी कोई अगर सेना से रिटायर होता है तो वो 37 साल तक आईएएस का परीक्षा दे सकता है। अगर रिजर्व कैंडिडेट है तो उसमें सब में 5-5 साल जोड़ते जाइए। ओबीसी का 35 साल, शेड्यूल ट्राइब का 37 साल, आप 5 साल जोड़ दीजिए तो 42 साल। तो आपका तो बड़ा एज भी हो रहा है, आप आईएएस निकाल लो। बीपीएससी जैसे स्टेट सर्विसेज में भी सेना के लोगों का 5 साल है, अलग अलग बहालियों में रिजर्वेशन है, उसका लाभ उठाइए। और ऑफिसर ग्रुप बहाली नहीं ना चेंज हो रहा है। आप एनडीए जाइए 60 ईयर, सीडीएस जाइए 60 ईयर, सीपीएफ जाइए 60 ईयर,
तो कहां आपको कह रहे हैं कि ऑफिसर ग्रेड का जो है उसका 4 साल किया है, ये तो सेना का केवल है, कांस्टेबल लेवल का। तो आप अगर बड़े ऑफिसर में जाते हैं तो आप 60 ईयर कीजिए, जाइए बड़े ऑफिसर बनिए। दूसरी चीज रही कि इसमें भी जो 1 लाख बहाल होगा वो 1 लाख नहीं हटेंगे, वो 75,000 ही हटेंगे, 25,000 रह जाएंगे। यानी 25,000 यानी 25% जो है वो 60 ईयर के लिए उनका हो जाएगा। तो एक और अच्छी बात हो रही है कि जो अनुभव वाला है, जो रहना चाहता है, वो रहे 60 ईयर। लेकिन बाकी लोगों को अगर मान लीजिए सेना में आने से संतुष्टि नहीं है और वो बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं ताकि हम कहीं दूसरे एग्जाम में से देकर निकल जाएं, सेटल हो जाएं, तो उनके लिए भी तो अवसर मिला। पहले नियम था कि नहीं, बिना रिटायर किए आप 12 साल से पहले VRS नहीं ले सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब अगर आप 4 साल में आपको VRS मिल गया तो आप जाओ अच्छे बनो। हमारे तो कई विद्यार्थी यहाँ आए, एक सोसाइटी कॉलोनी के थे, एक प्रभुनाथ नगर के थे, एक बलिया का आदमी था, एक रावल टोला के आदमी, कितने लोग सेना से आए जो VRS लेकर आए थे, कोई 12 साल में, कोई 13 साल में, अभी 2 साल नौकरी बची थी फिर भी आ गए, और आने के बाद वो तैयारी की और जॉब में भी चले गए और सेना से ज्यादा अच्छे जॉब में गए, बैंक मैनेजर बन गए, PO निकाल दिए। एक तो जेलर बना है मेरा विद्यार्थी जो सेना से 14 साल ड्यूटी करके आया था। तो आप सोचिए, हमने कहा पहले आते तो बोला क्या करे भाई साहब, डर लग रहा था होगा नहीं होगा। सो मैं सोचा कि अब 2-4 महीने रह जाएंगे तो मैं VRS ले लूंगा और फिर तैयारी करूंगा, ज्यादा क्षति भी नहीं होगी, और निकाल दिया। तो इस तरीके से आप 2 साल 3 साल ड्यूटी करके पहले हटते थे तो हटने नहीं दिया जाता था, ट्रेनिंग का खर्च लिया जाता था। अब आपको तो सरकारें अनुमति देती हैं कि जाओ अपना भविष्य निर्माण करो, है नगद हमारे पास से 24 लाख 25 लाख ले लो। 4 साल में आपको सारा 24 लाख रुपया दे रही है सरकार, जोड़ के निकाल लीजिएगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि इसको नेट पर डलाएगा। तो 24.5 लाख रुपया 4 साल में आपको सरकार दे रही है, कम है क्या वेतन और सर्विस जोड़कर? और जो प्राण से आपको देगी 4 साल ड्यूटी का, वो आपके मन पर है, उठाना चाहो तो उठाओ, ना उठाना है तो कहीं भी ड्यूटी करो, उसी को अपना पेंशन बना लो। हम लोग प्राइवेट है, हम लोगों का भी पेंशन है, 2 को पेंशन है मेरा। मैं जैसे 60 ईयर काम बंद करूंगा मुझे पेंशन मिलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी को मिलेगा। ये थोड़े है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो पेंशन मिलेगा। आपको सरकार तो आधा पैसा दे ही रही है। आप जो NTS कराते हो तो तुम्हारा जितना कट रहा है, मान लो 50 रुपया, तो 50 रुपया आपके नाम पर सरकार जमा कर रही है। अब उस पैसे को लेकर मन कर एक बार उठा के बिजनेस कर लो या एजुकेशन में लगा दो, तैयारी में लगा दो, ये तो आप पर निर्भर करता है ना। उतना एज में तो लोग MBBS करता है इंटर पास करके, 5 साल का लोग LLB का कोर्स करता है क्लैट से। क्या मिलता है क्लैट 5 साल के कोर्स करने के बाद? 1 डिग्री और कुछ नहीं। उस क्लैट में टोटल आपका खर्चा लगता है हॉस्टल का, खाने का, पीने का, रहने का, और आप 5 ईयर इंटर करके कर रहे हो। यहाँ तो 4 साल आपको है, अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहा है और साथ में 24 लाख रुपया भी दे रहा है। आपका नुकसान क्या करा रहा है बताइए तो? और आप 25% अगर अच्छी सेवा दे रहे हो और चाह रहे हो, आप में टैलेंसी है तो कंटिन्यू कर जाओ 60 ईयर। इससे सेना को क्या फायदा होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, या जानता भी हूं तो समय ज्यादा लग जाएगा बताने में। सोसाइटी को क्या फायदा होगा वो सुनिए। मान लीजिए वो 6 महीना की ट्रेनिंग लेकर नौजवान अगर सड़क पर जा रहा है और टेम्पो पलट जाए, वो खाया है, वो बड़ियार है, वो टेम्पो को उठाने में मदद नहीं करेगा। उसको राष्ट्रभक्ति की शपथ दिलाई गई है। अगर कहीं आग लग जाए तो क्या मुड़ी गाड़ के वहां पब्लिक की तरह जा सकता है? नहीं। वह चूंकि राष्ट्रभक्ति का शपथ लिया है। भारतीय सेना के लोग इतने ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं
बाकी प्रशासन को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो ईमानदार जरूर होते हैं कि अगर पता चल जाए कि बगल में आग लगा है, उनकी पत्नी भी पकड़ेगी तो नहीं रुकेगा, दौड़ के जाके आग बुझाएगा। कोई बीमार पड़ जाए, कंधे पर टांगे हुए लेकर अस्पताल चल जाएगा। तो सरकार अगर अपने पैसे से उनको ट्रेनिंग दे रही है, उनको पैसा भी दे रही है, और फिर दूसरा जॉब भी वो कर सकते हैं, उनको लॉस कहां है? एक और बड़ी फायदा होगा जो ये पत्थरबाज है, जब लखनऊ में 500 पुलिस के जवान 5000 लोगों को डेंगा डेंगा के पिट सकता है, वही 5000 लोग 5 लाख लोगों को कानपुर में भागने के लिए बाध्य कर दिया था, आम पब्लिक को। और 500 पुलिस के जवान खदेड़ खदेड़ कर उनका हालत खराब कर दिए, बड़ी मार मारे जो पत्थरबाज थे। तो क्या लगता है पुलिस के, जिनको ट्रेनिंग उतनी बढ़िया नहीं दी जाती है, तो सेना के जवान के सामने पत्थरबाज टिकेगा का? नहीं टिकेगा। इसलिए सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली राष्ट्रवाद को मजबूत कर रही है और इन पत्थरबाजों को नाक नचाने का एक जरिया पैदा कर रही है। जहां जहां ये आग लगाएंगे पेट्रोल बम, ये भीड़ जो है पहुंचकर और उस अग्नि को नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि ये अग्निहार नहीं है, ये अग्नि भीड़ है। तो जहां जहां भी देश में आग लगेगी, ये नौजवान उछल पड़ेंगे, कूद पड़ेंगे और जनता ज्यादा सुरक्षित रहेगी। अगर इन अग्निवीरों की नियुक्ति नहीं होती है तो निश्चित ही देश असुरक्षित हो जाएगा। ये बेहद जरूरी है। ये आताताई दूसरे पार्टियों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाते हैं। और ध्यान रखिएगा, कभी भी राजनीतिक दल ट्रेन में आग नहीं लगाएगा, उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। कभी भी छात्र किसी का गार्जियन नहीं है कि किसी छात्र को इतना उन्मादी बना दे कि जाओ पुलिस को मारो, ट्रेन की आग लगा दो। कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसा नहीं सिखाता और कोई लड़का भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उन्मादी ऐसा करवा सकता है। उन्मादी ऐसा सिखा सकता है, ऐसा करवा सकता है और बिल्कुल आग लगवा सकता है। उन उन्मादियों पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने अग्निवीरों को ट्रेनिंग देने का एक इनडायरेक्टली काम किया। एक बहुत बड़ी फायदा है। अर्थव्यवस्था मजबूत तो होगा ही, लेकिन 20 साल बाद कम से कम 16 लाख अग्निवीर इंडिया में होंगे। 20 साल बाद 16 लाख अग्निवीर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों के द्वारा देश को जलाया जा रहा है, लेकिन हां, वो चूंकि कम शिक्षित है, वो मदरसों तक सीमित है, उनको कुरान शरीफ की आयतों में ही 5 वक्त के नमाज में ही उलझा कर रख दिया गया है। एक मुस्लिम कंट्री बताओ जिन्होंने कोरोना का दवा बना लिया हो। एक कितनी सी सुई बनाने की किसी के पास गुण है क्या? किसी मुस्लिम कंट्री के पास? गैर मुसलमान ही मोबाइल बनाए, गैर मुसलमान ही सैटेलाइट बनाए, गैर मुसलमान ही कोरोना के वैक्सीन बनाए, गैर मुसलमान ही मास्क बनाए। तो ये लोग जो है, ये शिक्षा से ज्यादा भटके हुए लोग हैं। और जब शिक्षा ही नहीं होगा किसी के पास, नॉट ओनली मुस्लिम, किसी जाति किसी धर्म के पास शिक्षा ही नहीं होगा, तो जो बहकाना चाहेगा, जिस शहर में जो भटकाना चाहेगा, जिधर भटक जाएंगे नौजवान। तो बिल्कुल सत्य है कि कुछ मदरसों में इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे नौजवानों के दिमाग में अच्छी चीजें नहीं चलती और वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं।
अतः उन्हें भी सही दिशा में जाने का मौका मिलेगा। वो भी सेना में जाएंगे, वो भी ट्रेनिंग करके लौटेंगे, उनमें भी राष्ट्रभक्ति मजबूत होगी। अपने लोगों को खुद रोकेंगे कि नहीं नहीं जाना है, ट्रेन नहीं जलाना है। तो जब खुद एक धर्म, एक जाति, एक समूह के लोग अपने लोगों को रोकता है तो लोग जल्दी बात मान लेता है। और इस तरीके से हमारे देश में जो इतनी करोड़ों और अरबों की संपत्ति जल रही है, हमने देखा है, अभी हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है, कई ट्रेनों को जलते हुए पूरी धू धू करके बोगी जल रही है। अब कहां का सीन था, लेकिन मुझे लगा कि 24 गो बोगी होगा और 24 बोगी एकदम लाल तप्त हो गया था। पैसेंजर गाड़ी थी। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, एक ट्रेन खरीदने में या बनाने में हमें कितना पैसा लगता है, ये सरकार समझती है। सरकार का पैसा नहीं लगता, जनता का लगता है। और जनता ही अपनी ही प्रॉपर्टी जला रही है बेवजह के चीजों में, उस पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट चीज है कि मान लो रिटायर करेंगे तब ना तुम्हें जगह मिलेगा। अगर वही एक बार जाए और 60 साल तक पड़े रहे, खाली नहीं होगा, कैसे हटोगे? तुम्हारे नए आने वाले की कैसे नौकरी होगी? तो जाए आए, जाए आए, जाए आए, तो का चीन के लोग भर्ती थोड़े होगा। भैया गइलन 4 साल कमैलन, फिर छोट भाई गइलन उ कमैलन, फिर तीसरका नंबर गइलन उ कमैलन, तले के बेटो हो गइल उ हो आई। तो एक घर में एक आदमी जो 60 साल ड्यूटी करेंगे, पापा मम्मी से दूर रहेंगे, काहे के लिए? 4-4 साल के लिए ड्यूटी करेंगे, आएंगे, भैया गए आ गए, बबुआ गए आ गए, छोटका बबुआ गया वो आ गया, अब बेटा गया, फिर भतीजा गया, तो सबको अवसर मिलेगा। का सेना की संख्या घट थोड़े रही है, इससे सेना की संख्या बढ़ेगी, इससे रोजगार बढ़ेगा। एक और चीज, थोड़ा नेगेटिव चीजें हम जानना चाहते हैं। आखिर 60 ईयर क्यों चाहते हो? इसीलिए न कि भाई हम उखराबाद का करें, ये नहीं चाहते हैं कि हम सेना में चल गए तो आराम से बैठे रहें, वेतन मिलता रहे हमें 16 साल तक, 60 साल तक वगैरह। क्यों चाहते हो बैठ कर खाना? आप आओ, देश की सेवा कर लिया, आओ फिर सेवा करो, फिर मेहनत करो। कहेंगे क्रीम एज में आप वहां बर्बाद कर दे रहे हैं, तो मत जाओ, उसमें दूसरा कोई जाएगा, जिसको अच्छा लगेगा वो जाएगा। आप कहते हैं हमको पसंद नहीं है, नहीं है तो विरोध का तरीका क्या ट्रेन जलाना है? लो 144 लागू हुआ ना, शिक्षा बंद हुआ ना, अब इस दौरान बीमार पड़ेगा तो कौन, किसको डॉक्टर नहीं मिलेगा? मोदी जी को, कि अमित शाह को? तुम्हें डॉक्टर नहीं मिलेगा, तुम्हारे हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो ट्रेन भी अपना ही जला दिए और इतना हल्ला किए कि अपना ही शहर में 144 लगवा दिए, अपना ही शिक्षा प्रभावित हो गया। आगे 2-4 गो लाठी मारने वाले हमारे ही भैया होंगे, जो पुलिस में होंगे, सेना में होंगे, वो गरीब घर के लोग ही जाते हैं, अब फिर मार हम ही खाएंगे। सोचो एक बार कि मेरे ही विद्यार्थी जो कुछ दिन पहले थे यहाँ बेरोजगार रो रहे थे, गा रहे थे, आज ड्यूटी में है, तुम पत्थर मार के उनका सिर फोड़ दे रहे हो कि ये पुलिस है। अपने ही भाई को जो कुछ ही दिन पहले मेरे पास थे और वो तुम्हें मार रहे हैं, तो ये चीजें क्या लगता है कि क्या इसे अमीर अमीर लड़ रहा है? नहीं, गरीब घर के लोग थे, ड्यूटी में गए और आज पुलिस है, दरोगा है। अब उन्हें तुम पत्थर मारते हो तो एक गरीब का सिर फूटता है, और वो तुम्हें लाठी मारते हैं तो एक गरीब का पैर टूटता है। क्यों ऐसा आंदोलन? एक गरीब को ही सताए? तुम्हें आंदोलन करना है, अगर लगता है कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना बन रही है तो गांधी जी जैसा सत्याग्रह करो। लाठी डंडे क्यों? ये टेम्पू क्यों पलट रहे हो? ठेला क्यों पलट रहे हो? क्या टेम्पू हेलीकॉप्टर है? गरीब ने टेम्पू चलाता है। ठेला क्या जहाज है? वो भी गरीब चलाता है ना।
उसको पलट दे रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। और समझो इन चीजों को और दूसरे के हाथ के खिलौना बनना बंद करो। किसी भी शर्त पर तुम्हें जो बहकाकर फुसलाकर और इसमें झोंक रहा है, ध्यान रखिएगा, जो आज ट्रेन जला रहा है, आज शहर जला रहा है, वो अपना घर भी कल जलाएगा। जिस परिवार के लोग, जिस पार्टी के लोग, जिस जाति के लोग, जिस धर्म के लोग अपने धर्म की बात मनवाने के लिए इन किन प्रकार नवयुवकों को युद्ध में झोंक रहे हैं, पत्थरबाज बना रहे हैं, वही तुम्हारे घर में भी तुम्हें मारेगा, याद रखना। क्योंकि उसे तो आदत है पत्थर मारने की, तो वो कहां जाएगा। इसलिए ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। और सरकार ने जो निर्णय लिया है, मेरे समझ से इसे नवयुवकों को कोई भी क्षति नहीं है। नवयुवकों को नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, कंटिन्यूअस भी रह सकते हैं। ना समझी से इस प्रकार के आंदोलन जो किए जा रहे हैं, तरीका ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि निर्णय कभी भी सरकार जब भी लेती है तो राष्ट्र हित में लेती है। पर्सनल इससे मोदी को कोई लेना देना नहीं, और न ही पर्सनल अमित शाह को लेना देना। इससे पैसा बचेगा तो देश का बचेगा, अस्त्र शस्त्र खरीदाएगा तो ज्यादा बॉर्डर एरिया की निगरानी होगी, और युवा अगर सेवा युवा रहते ही देगा तो वह रिटायर होकर जो बर्बाद हो जाता है 16 साल ड्यूटी करके और गांव में बैठकर केवल पेंशन उठाते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग, वो निश्चित ही अभी से कमर कस लेंगे कि 4 साल बाद आकर हम क्या करेंगे। तो वो सेना में रह के भी अपना कहीं ना कहीं शेष समय के लिए रणनीति बनाते रहेंगे, ताकि आसानी से 4 साल बाद जब लौटें तो अपने जिंदगी को एक अच्छी रास्ता दे सके, और वो ज्यादा सक्सेस होंगे, ज्यादा बढ़िया होंगे तुलनात्मक रूप से जो 16 साल बाद रिटायर होते हैं और पूरी जिंदगी से रिटायर होकर ऐसे ही गांव में खाली पेंशन खाते हैं, उससे ज्यादा बेटर कर्मशील रहेंगे। और जिस जवानों का लंबा समय के बाद, रिटायरमेंट के बाद गांव में मजाक उड़ाया जाता है, वैसा नहीं होगा, सदा होगा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।